प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक यानी जो हमने बड़े भाई साहब नामक जो कथा यानी कहानी पढ़ी है, उसमें नायक की रुचि किन कार्यों में थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उत्तर है कि कथानायक की जो रुचि है वो खेल कूद में, मैदानों की सुखद हरियाली में, हवा के हल्के हल्के झोंके में, फुटबॉल की उछल कूद में, वॉलीबॉल की फुर्ती में और पतंगबाजी में, कागज की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना आदि कार्यों में थी। और आप नोटिस करेंगे कि ये जितने भी क्रियाकलाप बताए गए हैं, मोस्टली जो बच्चे हैं वो अपने बचपन में इन्हीं क्रियाकलापों को करके आपस में खुश रहते हैं। देखिए, जैसे कि रुचि जो है, खेल कूद में रुचि सब बच्चों को पसंद है अपने अपने तरीके से, जैसी भी खेल में रुचि हो। मैदानों में सुखद हरियाली, अच्छी घास होती है मैदानों में, पार्कों में, बच्चे उस पर बहुत अच्छे से दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। हवा के हल्के हल्के झोंके चलते हैं तो उसमें भी अच्छा है। फुटबॉल की उछल कूद है, वॉलीबॉल की फुर्ती है, पतंगबाजी करना बच्चों को बहुत पसंद है। कागज़ की तितलियां बनाना, उसको उड़ाना, या फिर नाव बनाना, उसको पानी में तैराना, चार दीवारी पर चढ़कर फिर उसके बाद उस पर से छलांग लगाना, नीचे कूदना, या फिर फाटक पर सवार होकर, जो गेट्स होते हैं, गेट होते हैं हमारे, उन गेटों पे चढ़कर किस तरीके से गेटों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हुए जो है उसको एंजॉय करना, आगे पीछे चलाना, ये सारे जो क्रियाकलाप हैं वो हर किसी को पसंद होते हैं, जैसा कि पाठ में कथानायक की रुचि को भी बताया गया है। अब प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? हमने पाठ में पढ़ा है कि बड़े भाई साहब जो है किस तरीके से हर बार एक ही सवाल अपने छोटे भाई से पूछते हैं। हर समय पहला सवाल वो क्या पूछते थे? तो बड़े भाई जो हैं वो छोटे भाई से हर समय पहला सवाल यही पूछते थे कि वह अब तक कहाँ था, क्योंकि छोटे भाई जो है उनको हमेशा खेल कूद में ही रुचि रहती थी और वो अक्सर अपना सारा समय जो है पढ़ाई में व्यतीत करने के बजाय बाहर ही रहते थे। और बड़े भाई का मानना था कि व्यक्ति को अपनी पढ़ाई पर जितना समय व्यतीत कर देना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सके, और वो अपने इस तरीके के रूटीन के चलते अपने छोटे भाई से भी यही उम्मीद करते थे और उसको यही ज्ञान देते थे। आशय यही होता है कि बाहर क्या कर रहा था या फिर कमरे में बैठकर पढ़ क्यों नहीं रहा था। कहने का अर्थ है, प्रश्न तो ये पूछा जा रहा है कि अब तक कहाँ थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे आपसे आपकी लोकेशन पूछी जा रही है कि अभी तक कहाँ थे। ये प्रश्न तो इसी तरीके से पूछा जा रहा है जिसका सीधा अर्थ तो यही निकलता है, शाब्दिक अर्थ तो यही निकलता है, लेकिन पर्पस जो होता है वो ये जानना होता है कि अभी तक तुम बाहर क्यों थे और कमरे में बैठकर पढ़ क्यों नहीं रहे थे। तो जो प्रश्न है उसको एज इट इज़ ना लें, इसका जो आशय है वो समझे कि बड़े भाई साहब जो है छोटे भाई से हमेशा यही सवाल क्यों पूछते थे, अब तक कहाँ थे, क्योंकि इसके पीछे का उनका आशय ये होता था कहना कि तुम्हें कमरे में बैठकर पढ़ना चाहिए था, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। बड़े भाई को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं छोटे भाई का ध्यान जो है पढ़ाई से हट ना जाए, और इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती। बड़े भाई साहब हमेशा छोटे भाई से यही सवाल पूछते और इनडायरेक्ट वे में वो ये जानना चाहते थे कि तुमने अभी तक पढ़ाई शुरू क्यों नहीं की, और छोटा भाई जो है हमेशा बाहर ही इंटरेस्ट लेता रहता था। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन है? जब हमने पाठ पढ़ा तो आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि दूसरी बार भी जब बाय लक छोटा भाई जो है पास हो जाता है, बड़े भाई साहब की यहाँ पे यही परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है कि वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिलती है। छोटा भाई जिसका चौबीसों घंटे जो है दिमाग बाहर ही रहता है, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, कुछ घंटे भी वो अपनी चेयर और टेबल पर बैठकर बिल्कुल भी पढ़ाई में समय व्यतीत नहीं करता, फिर भी वो पास हो जा रहा है। जब दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ निरंतर, तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन है, क्या देखने को मिला, बदलाव क्या देखने को मिला छोटे भाई के व्यवहार में? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में ये परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद यानी कि आज़ाद और घमंडी हो गया। अब उसको लगता है कि बहुत इजी है पढ़ाई करना और मैं तो यूँ चुटकियों में अपने परफॉर्मेंस दे सकता हूँ और पास हो जाया करूँगा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बार भी जब ऐसा हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। वो अब आज़ाद होना चाहता है, वो बड़े भाई साहब के अंडर में रह के उनके सवालों के चक्कर में नहीं फंसना चाहता है। वो अब उनको साफ साफ जवाब देना चाहता है कि वो जितना समय बाहर व्यतीत करना चाहता है वो करेगा, क्योंकि वो पास हो जाएगा। वो अपने तरीक़ों को आजमाते हुए जो है वो आगे बढ़ जाएगा। वह ये सोचने लगा कि अब पढ़े या ना पढ़े वह पास तो हो ही जाएगा। वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित जो गलत हो
उसका लाभ उठाकर अपना अधिक समय खेलकूद में इस तरीके से लगाने लगता है। ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि कम उम्र होने की वजह से और मेच्योर ना होने की वजह से ऐसा होता है, जो कि यहाँ पर छोटे भाई को उसके व्यवहार के जरिए दिखाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब, जिसकी चर्चा यहाँ पूरे पाठ में हो रही है कि अपने छोटे भाई को सलाह देते रहते हैं, हर वक्त पूछते रहते हैं कि तुम कहाँ थे, तुमने पढ़ाई पर अपना समय क्यों नहीं व्यतीत किया। बड़े भाई साहब जो बहुत मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी किताबों पर लगाते हैं, फिर भी वो असफल रहते हैं। बड़े भाई साहब, जो कि शीर्षक नाम से जो है ये पाठ है, वही बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और वे छोटे भाई से 4 दर्जे आगे थे, यानी 4 क्लासेस वो उनसे आगे थे, अर्थात वे 9वीं कक्षा में थे और छोटा भाई 5वीं कक्षा में था। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। अब बड़े भाई साहब का एक रूटीन है, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब दिमाग में को थकावट महसूस होती है तो अपने दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या क्या करते हैं। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर व कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाया करते थे। अक्सर बच्चे जो है अपने कॉपियों के लास्ट पन्ने पर या फिर जो पन्ना है उसका जो हाशिया होता है, जो बगल बगल बने रहते हैं, उन पे ये चिड़िया, कौवे और बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कभी कभी वे एक शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख डालते। कई बार आपने पनिशमेंट ली होगी टीचर से कि आपको एक वाक्य दे दिया, आपने कुछ भी लिखे लैंग्वेज पेपर में, और क्लासेस में ज़्यादातर ऐसे टीचर्स जो हैं आपको पनिशमेंट दे देते हैं। अगर आपने वर्ड्स गलत लिखे तो टीचर बोल देती है आपको इसे 100 बार लिखना है। ऐसी ही वो जब दिमाग को आराम देना होता था तो बड़े भाई साहब जो है वो ऐसी प्रैक्टिस किया करते थे कि कई एक ही शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख डालते। कभी एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती, यानी बिना अर्थ की होती, कभी किसी आदमी का चेहरा बनाते, और इस तरीके से वो अपना टाइम पास करते, अपने दिमाग को आराम देते थे। अब यहाँ पर हम कुछ बड़े प्रश्नों को देखेंगे, बड़े उत्तर वाले जो प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारे सामने कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। छोटे भाई जिसका दिमाग हर वक्त बाहर रहता है, खेलकूद में रहता है, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिसको बड़े भाई साहब जो है हमेशा सलाह देते हैं कि उनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपनी शिक्षा पर लगाना चाहिए। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो छोटे भाई हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाया। अब वो टाइम टेबल तो बना दिया लेकिन वो उसका पालन नहीं कर पाए हैं। तो ये प्रश्न है, क्यों नहीं कर पाए हैं, इसका हमें उत्तर देना है। तो प्रश्न हमारे सामने यही है कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल तो बनाया, पर बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया, उसको फॉलो क्यों नहीं कर पाया। छोटे भाई ने अधिक मन लगाकर पढ़ने का पहली बात तो डिसीजन लिया, निश्चय कर लिया। अब टाइम टेबल बनाया, अब उसमें खेल कूद के लिए कोई स्थान ही नहीं था। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय उसने ये सोचा कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करना, उसको अप्लाई करना एक दूसरी बात है। वह टाइम टेबल का पालन ना कर पाया क्योंकि मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही वह सब कुछ भूल जाता। तो टाइम टेबल बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि टाइमली वो पढ़ाई कर सके, पढ़ाई पर भी अपना फोकस बना कर रखे। लेकिन टाइम टेबल में खेल कूद के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है और ना जाने वो कौन सी अज्ञात शक्ति है जिसकी कोई जानकारी नहीं है और एक ज़रूरी, मतलब उसे ज़रूरी चीज़ महसूस कराते वो अपनी ओर खींच ले जाती। कौन? वो मैदान और उसकी हरियाली, वो खेल कूद, वो सारी चीज़ें जो है उसे अपनी ओर खींच ले जाती और इस तरीके से बना बनाया टाइम टेबल भी जो है वो ख़राब हो जाता। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था उनका। एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई जब बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया और बोले कि इस साल कक्षा में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग हो गया है। भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। उसे पढ़ाई का भय दिखाया और इस तरीके से बड़े भाई साहब ने अपना गुस्सा दिखाया। ये कहा कि इस साल कक्षा में तुम अव्वल आ गए, पास हो गए तो तुम्हारा दिमाग ही फिर गया है। भाईजान, घमंड तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का भी नहीं रहा टिका, तो तुम्हारी क्या हस्ती है।
और इस तरीके से पढ़ाई का भय दिखाया। रावण का उदाहरण देकर कहा कि वह तो चक्रवर्ती राजा था, मगर घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। इस प्रकार भाई साहब ने सफलता मिल जाने पर सहज बने रहने का उपदेश दिया। तो उन्होंने यहाँ पर छोटे भाई को ये सलाह दी कि रावण जो है चक्रवर्ती था बहुत, लेकिन फिर भी उसका घमंड टिकने नहीं पाया। तो भाई साहब जो ये बता रहे हैं कि सफलता मिल जाने पर व्यक्ति को सहज स्वभाव बनाकर रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के चलते व्यक्ति अपना बहुत कुछ बेकार कर लेता है। और इस तरीके से उसको सलाह देते हुए छोटे भाई को अपनी राह पकड़ के रखने के लिए, यानी कि पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए उसको यहाँ पर बताया कि बहुत ज़रूरी चीज़ है उसके लिए। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब जो है अपनी स्टडीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, अपनी इच्छाओं को भी दबाते थे। उनको भी खेलने कूदने को मन करता, लेकिन वो अपने अपने आप पर एक अच्छा कंट्रोल बना कर रखते थे। वो इच्छाएं वो दबाते थे, क्यों? जिससे कि स्टडीज़ उनकी अच्छी हो सके, वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, जैसा कि हो नहीं पाता था, पर काफ़ी मेहनत करते थे। बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही चाहते और कोशिश करते थे कि वे जो कुछ भी करे वे छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करे। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था। उनको ये पता है कि बड़े होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं वैसी ही परफॉर्मेंस दूँ, वैसा ही व्यवहार करूँ, जिससे कि छोटा भाई देखकर जो है प्रेरणा ले सके। और उनको अपने नैतिक कर्तव्य कर्तव्य वो भी नैतिक, जो नैतिकता कहती है वो कर्तव्य का बोध था। उन्हें उसकी समझ थी। बोध मतलब समझ थी कि स्वयं अनुशासित रहकर ही वे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। अनुशासन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तभी छोटा भाई भी जो है उनको देखकर ये चीज़ें सीख पाएगा। इस आदर्श तथा गरिमामय स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने मन की कई इच्छाओं को दबाया है। अब आप यही देखेंगे कि पेरेंट्स भी कई बार जो है अपनी कई इच्छाओं को दबाते हैं। आप अपने बच्चों को वो अपनी स्टडीज़ पर अच्छे से ध्यान दे सकें, इसकी वजह से वो भी टीवी वगैरह पर नहीं रहते हैं और टीवी वगैरह नहीं देखते, जिससे कि बच्चे जो है उनके सामने ये प्रश्न न रख दे कि अगर आप देख रहे हैं तो हम कैसे ना देखें। तो वो भी इस तरीके के कई त्याग करते हैं। तो बड़े होने के नाते जो है बड़े हमारे जो है कई नैतिक कर्तव्यों को का पालन करते हैं, जिससे कि हम जो है उन्हीं चीज़ों को देखकर सीखें और उन्हें फॉलो करते रहें, जो कि वही हमारे जीवन के लिए अच्छा है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों देते थे? जो कि पूरे पाठ में हमने पढ़ा है कि बड़े भाई साहब अपनी स्टडीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करते थे। भले वो सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन छोटे भाई के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहते थे और टाइम टू टाइम उन्हें सलाह देते थे और कहते थे कि वो अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। क्यों देते थे ये भी बताना है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को ये सलाह देते कि पढ़ाई करने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं। आंखें फोड़ने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा फोकस बना के रखना पड़ता है कि आप अपनी आंखें एक सेकंड के लिए भी ओझल कर रहे हो तो आपको लगे कि आप कुछ नुकसान कर रहे हैं अपना। और अपना खून जलाना पड़ता है, मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है तथा कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं विद्या आती है। अब खून जलाना यहाँ पे क्या होता है, ये एक मुहावरा है, आप इसका हमें उत्तर बताएं। खून जलाने का मतलब क्या है? हिंट देते हैं यहाँ पर। अब बड़े भाई साहब बोलते खून जलाना पड़ता है। जब आपके मन में इच्छाएं आती है कि आपको घूमने फिरने जाना है, आप निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अब जैसा चाहते थे आप वैसा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आप खुश होंगे, खून बढ़ेगा। लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं और ना कर पा रहे हैं, उससे आप कुढ़ेंगे और आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो इसका आपसे आपका खून जल रहा है, यानी कि आप खुश तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है वो जानते हो, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, खून जलाना पड़ता है। खून जलाना क्या होता है? कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं विद्या आती है। अपनी उपलब्धि पर कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड तो प्रकांड पंडित चक्रवर्ती राजा रावण का भी नहीं रहा था। इतिहास पढ़ना, ज्योमेट्री तथा अंग्रेजी पढ़ना अत्यंत कठिन है। अब यहाँ पे बड़े भाई साहब ये भी बता रहे हैं कि जो हिस्ट्री है, ज्योमेट्री है, अंग्रेजी है, वो बहुत टफ सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए। आदि बातों की सलाह देकर बड़े भाई साहब जो है अपने छोटे भाई को नेक इंसान बनाना चाहते थे तथा उसका भविष्य उज्जवल बनाना चाहते थे। और इस तरीके से अपने भाई को सलाह देते हैं। और क्यों देते? जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? अब छोटे भाई ने जो है बड़े भाई का के नरम व्यवहार जो है उसका फ़ायदा उठाना शुरू किया। क्या और कैसे? छोटा भाई यानी लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित फ़ायदा उठाया, जिससे उसकी स्वच्छंदता यानी उसकी आज़ादी जो है वो बढ़ जाती है और उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में ये भावना बलवती होती गई, यानी और पावरफुल होती गई
कि वे पढ़े या ना पढ़े, परीक्षा में तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि एक बार और दो बार तुक्का उसका लग चुका है, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे ना पढ़ने पर भी वो पास हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट कर दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में देने हैं, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपकी परीक्षाओं में आते हैं। अब ऐसे प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 1, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। अब बड़े भाई साहब जो है निरंतर अपने भाई को सलाह देते हैं, डांटते हैं और उन्हें ये कहते रहते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई में फोकस बनाए रखना चाहिए। इससे छोटे भाई को चीज़ें पसंद तो नहीं आती, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो है कुछ ना कुछ फोकस उसका बना रहता है, उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। तो कक्षा में अव्वल जो है वो, क्या बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलती तो क्या वो ऐसा होता? मेरे विचार में ये सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती तो वह कक्षा में कभी भी अव्वल नहीं आता, क्योंकि वो फिर खेलता ही रहता। बड़े भाई के डर की वजह से वो थोड़ा भी जो फोकस बनाता है, 10% भी जो फोकस बनाता है उसकी वजह से ही सही, लेकिन वो अव्वल इसी वजह से आया है क्योंकि बड़े भाई ने डांट फटकार लगाई उनके डर की वजह से, और माहौल ख़राब हुआ इसकी वजह से वो कुछ समय पढ़ाई को दे देता था। यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत को नसीहत यानी सलाह तथा लताड़ से कभी कोई सीख ग्रहण नहीं की, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि छोटा भाई तो खेल प्रवृत्ति का था। बड़े भाई की डांट फटकार की ही भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता की तथा उसकी चंचलता यानी कि एक जगह ना टिकना जो है वो चंचल व्यवहार कहलाता है, उस पर नियंत्रण रखा, क्योंकि मन जो है उसका कभी भी फोकस नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि वो चंचल व्यवहार का है, बाहर मन लगा रहता है, खेल कूद में लगा रहता है। तो फोकस बनाने के लिए स्थिरता बहुत ज़रूरी है, चंचलता से काम नहीं चलता। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई जो है वो कक्षा में अव्वल आता था और बड़े भाई की डांट फटकार उसके लिए वरदान सिद्ध होती है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? अब यहाँ पर पाठ में जो है बड़े भाई साहब जो है उन्होंने शिक्षा पर जो है व्यंग्य भी कसा है, उल्टा सीधा कहा है, क्यों कहा है और कौन से तरीकों पे कहा है। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के बहुत से तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है, किंतु मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। शिक्षा के जिन तौर तरीकों के व्यंग्य से मैं सहमत हूँ वे हैं, जैसे विद्यार्थी का अध्ययनशील होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पर हरदम पुस्तक खोलकर बैठे रहना ये गलत चीज़ है। अर्थात किताबी कीड़ा होना और खेल कूद में रुचि ना होना आदि ठीक नहीं है। किताबी ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, पर इससे भी अधिक आवश्यक है व्यवहारिक ज्ञान का होना। व्यवहारिक ज्ञान यानी अप्लाइड जो एजुकेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही पढ़ाई के आपको खेल कूद में भी ध्यान देना है। आप देखेंगे आजकल स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कराया जाता है, उसके लिए भी आपके लिए अलग से एक सब्जेक्ट्स और आपके लिए टाइम पीरियड निकाला जाता है। वो बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए और विकास के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बैलेंस बना रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है, यानी आपके एक्सपीरियंस से आती है, जो कि जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, लेकिन यह पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। यानी आप सिर्फ रट्टे मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बहुत ज़रूरी है। दुनिया को देखने, परखने तथा बुजुर्गों के जीवन से हमें अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ज्ञान हर विपरीत परिस्थिति में भी समस्या का समाधान करने से सहायक होता है। लाइक एग्जांपल लीजिए कि आपको स्कूल कॉलेजेस वगैरह में ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप बैंक में जाके किस तरीके से अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें कैसे आप अपने मनी को सेव करेंगे और उस सेव मनी को कैसे रीयूज़ करके उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा मनी जनरेट करेंगे। तो ये जो क्या है हमें कहाँ से आता है? अपनी डेली लाइफ रूटीन के एक्सपीरियंस से, और जब हम इसे खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो भी चीज़ें आती हैं। ये एक एग्जांपल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिनको हमारे स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, उसको हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही सीखा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान हर विपरीत परिस्थिति में भी समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। इसलिए उनके अनुसार अनुभव पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी अनुभव जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्टडीज से भी ज़्यादा, जिससे जीवन को परखा और संवारा जाता है तथा जीवन को समझने की समझ आती है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? एक वक्त आया जब छोटा भाई जो है वो अपने बड़े भाई साहब के लिए श्रद्धावान हो गया, यानी मन में इज्जत बढ़ गई। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो
मन को अच्छी लगी और बड़े भाई के लिए इज्जत भी बढ़ गई। वो क्या है? बड़े भाई साहब अक्सर अपने छोटे भाई को पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए कभी प्यार से समझाते तो कभी डांट कर समझाने का प्रयास करते, लेकिन छोटा भाई जो है वो खेल कूद कर ही हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता और इससे उसमें अभिमान सा आ गया, यानी घमंड आ गया। इस अभिमान को भाई साहब ने जिस युक्ति यानी कि तरीके से दूर किया, उससे छोटे भाई के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बहुत कुछ उन्होंने समझाया और ये कहा कि जीवन में सब कुछ जो है किताबी ज्ञान से ही नहीं चलता है, अपना एक एक्सपीरियंस होता है उससे भी चलता है। और अगर चक्रवर्ती रावण का घमंड नहीं टिक पाया तो हमारा क्या टिकेगा। और ऐसी कई बातें जो है छोटे भाई को बड़े भाई ने समझाई और ये बातें समझ लेने के बाद जो है छोटे भाई के मन में जो है बड़े भाई साहब के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं वो हमें बतानी है, जो पाठ के अंतर्गत हमें बताई गई। पहला कि बड़ा भाई बड़ा ही परिश्रमी था। वह दिन रात पढ़ाई में ही जुटा रहता था, इसलिए खेलकूद, क्रिकेट मैच आदि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। दूसरा, वह बार बार फेल होने के बावजूद भी पढ़ाई में लीन रहता था। कई बार आप देखोगे कि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो आपके हिसाब से नहीं मिलता, आप असफल हो जाते हैं तो आपका जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और आप सब कुछ छोड़ देते हो। इसके बावजूद भी जो है बड़े भाई साहब वो पढ़ाई में ही लीन रहते हैं। लीन मतलब उसी में ही इन्वॉल्व रहते हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं, काफ़ी बार असफल होने के बाद भी। अगली बात जो है वो ये कि बड़ा भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर थे, बहुत अच्छे तरीके से उपदेश देते थे, इसलिए वे अपने छोटे भाई को उपदेश ही देते रहते थे क्योंकि वो अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। नेक्स्ट जो है कि वे अनुशासन प्रिय थे, डिसिप्लिन में रहते थे, सिद्धांत प्रिय थे, आत्मनियंत्रण करना जानते थे। आत्मनियंत्रण, खेलने कूदने का बहुत मन करता, घूमने फिरने का बहुत मन करता, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई पे फोकस बनाए रहते। वह आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अगला जो है वो ये कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को भी देता रहता है। प्रश्न नंबर 6, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जो ज़्यादा तवज्जो दी है वो है जिंदगी के अनुभव को, क्योंकि किताबें पढ़कर महज इम्तिहान पास कर लेना, डिग्रियां प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि बुद्धि का विकास कितना हुआ और जीवन मूल्यों के प्रति हम कितने जागरूक हुए हैं। जीवन की सार्थकता, जीवन का उद्देश्य क्या है, उन्हें समझना परम आवश्यक है। इसलिए हमारी ज़िंदगी का अनुभव जितना सुंदर, सहज तथा व्यवहारिक होगा उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है। आप एग्जाम्पल ले लें कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत सारी ऊंचाइयां छू ली हैं, आपने जो जो अपनी लाइफ में चाहा, लेकिन आप सोशल लाइफ से बिल्कुल कट आउट है, फैमिली से आपकी बिल्कुल नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान अच्छे नहीं हैं, आपका व्यवहारिक ज्ञान आपका जो है बहुत ज़ीरो है, जिस वजह से आप अपने बाकी का जीवन है जो है उसमें आप बिल्कुल पीछे रह गए हैं। लेकिन आप अपने किताबी और ज्ञान वाले जीवन में तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन बाकी चीज़ों में पीछे रह गए। तो व्यवहारिक जीवन जो है उससे संबंधित जो अनुभव है, जानकारी, वो भी बहुत ज़रूरी है, जो कि लेखक के अनुसार, बड़े भाई के अनुसार जिंदगी के अनुभव जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। यहाँ पर हमें पाठ के अंश दिए गए हैं, उनके हमें अर्थ बताने हैं। छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। छोटे भाई का मानना है कि बड़े भाई को उसे डांटने डपटने का पूरा अधिकार है क्योंकि वे उससे बड़े हैं। छोटे भाई की शालीनता व सभ्यता इसी में थी कि वह उनके आदेश को कानून की तरह माने, अर्थात पूरी सावधानी व सतर्कता से उनकी बात का पालन करे। यदि बड़े भाई या रिश्ते में जो भी बड़े हैं अगर आपको सही राह दिखा रहे हैं, आपकी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं और आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से, वो आप पर एक दबाव बनाते हुए नहीं बल्कि आपके भले के लिए एक सही तरीके से आपको सलाह देते हैं, तो उनको उसी तरीके से मानना ज़रूरी है जैसे कि कानून की बातों को मानना ज़रूरी है। दूसरा है कि बड़े भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। भाई साहब ने छोटे भाई को इससे कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव है क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। समझ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि दुनिया के अनुभव से आती है। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। बड़े भाई ने कहा, यदि मैं आज अस्वस्थ हो जाऊं तो तुम भली प्रकार से मेरी देख रेख नहीं कर सकते हो। यदि दादा हो तो वे स्थिति को संभाल लेंगे।
तुम अपने हेडमास्टर को देखो, उनके पास अनेक डिग्रियां हैं, उनके घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ करती है। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाई साहब को जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है और है। अगला है कि भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मैं तुमको पतंग उड़ाने की मनाही नहीं करता, सच तो यह है कि पतंग उड़ाने की मेरी भी इच्छा होती है। बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को दबाते हैं। एक दिन भाई साहब के ऊपर से पतंग गुजरी। भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया। वे उछलकर पतंग की डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़कर आ रहे थे। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इन सभी बातों से ये सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है जो अनुकूल वातावरण पाकर उभर उठता है। तो ये बात साबित करता है कि बड़े भाई साहब के अंदर भी एक बच्चा है। वो हर किसी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन समय के चलते जो है लोगों में वो बच्चा कहीं खो सा जाता है या फिर लोग खुद जानबूझकर खो देते हैं, जिसको हमें जिंदा रखना ज़रूरी है। अगला जो है, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। बड़े भाई साहब जो है वो बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को ये समझाना कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और जीवन का अनुभव होना दूसरी बात। तुम पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे पास आ गए हो, लेकिन ये याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थप्पड़ का डर दिखा सकता हूँ या थप्पड़ मार भी सकता हूँ, अर्थात तुम्हें डांटने का हक मुझे है, क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा है। अगले प्रश्न है हमारे सामने, आशय स्पष्ट करना है। पहला, इम्तिहान पास कर लेने का कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। कहने का अर्थ है कि आपके पास जो भी आप देखेंगे, आप अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं, रट्टा मार के ज़बरदस्ती पढ़ के चीज़ों को पास तो किया जा सकता है, लेकिन आप जब अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पर फील करें कि एक टाइम पर एक राजा हुआ करता था, शहंशाह हुआ करता था, उसने अपने समय में क्या क्या काम किए, और उसको आप एक ड्रामा सीन की तरह फील करके जब चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप अपने प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कैसे किस तरीके से कर रही है, तो वो चीज़ें समझ कर पढ़ना होती हैं, ना कि रट्टे लगाकर। तो यही है बुद्धि का विकास करना, जब आप चीज़ों को कनेक्ट करके समझते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर पास करते हैं। इस पंक्ति का आशय है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इम्तिहान तो रट कर भी पास किया जा सकता है, लेकिन केवल इम्तिहान पास करने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास है, जिससे व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है। दूसरा है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। अब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि फिर भी जैसे मौत और विपत्ति दो स्थिति हैं, उसके बीच भी आदमी जो है मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है। आप देखेंगे इस स्थिति में भी मोह माया व्यक्ति को बांधे रहती है, विपत्ति में भी जो है मोह माया व्यक्ति को बांधे रहती है। वैसे ही मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी जो है खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता हूँ। इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार आदमी मौत जैसे सत्य के सामने देखकर भी संसार के मोह माया रूपी बंधनों में जकड़ा रहता है, आसक्ति यानी लगाव में डूबा रहता है, संसारिक सुख जो है वो नश्वर है, खत्म होना है इसे एक दिन, सबको पता है। ये जानते हुए भी आदमी जो है संग्रह करता रहता है, चीज़ें जोड़ता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। सबको पता है ये किसी के साथ नहीं जाना, ये कभी काम नहीं आने वाला, व्यक्ति जो है अकेला आया और अकेला जाएगा, फिर भी चीज़ें इकट्ठा करता रहता है, भौतिक सुखों को भोगने में लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार से लेखक भी भाई साहब की डांट फटकार खाकर भी खेलना कूदना नहीं छोड़ पाते हैं। खेलकूद से आसक्ति लगाव के कारण वह भाई साहब की तरह तरह की डांट फटकार सह लेता था। अगला प्रश्न है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अब जब कोई मकान बनता है तो उसकी नींव बनाई जाती है, ज़मीन के अंदर होती है, और बेस बनता है, फिर वो मकान खड़ा होता है मजबूती से। वैसे ही हमारी पढ़ाई होती है, जब तक आप 1 2 3 नहीं आपको आता होगा, तब तक आप एडिशन कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एडिशन नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको काखा गाघा नहीं आता होगा तो आप बड़ी बड़ी बातें ये जो पढ़ रहे हैं, वाक्य पढ़ रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उनके उत्तर दे रहे हैं और उसमें छुपा हुआ भाव है वो समझ पा रहे हैं। तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी आप कैसे सीखेंगे? ABCD नहीं सीखेंगे तब तक आप बड़े बड़े अंग्रेजी के वाक्य कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे? तो ये हमारे क्या है, बेस है। ऐसे ही जीवन भी है, बुनियाद ही पुख्ता नहीं होगी, बेस ही हमारा मजबूत नहीं होगा। बेस, बुनियाद जो होता है बेस होता है, पुख्ता मजबूत।
तो मकान कैसे पायदार होगा, कैसे टिकाऊ मकान होगा। इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत तथा टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा तथा ठोस बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायदार नहीं बन सकता। तो ये बहुत ही एक आसान सी और बहुत इफेक्टिव बात है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, आकाशगामी आकाश की ओर जाते हुए उस राही की ओर, पथिक यानी राही की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मंद गति से यानी कि धीरे धीरे जा रहा है पतन की ओर, जहां सब कुछ खराब खत्म होना है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। जरूर इसको ध्यान से पढ़ें और समझें, ये आपसे पूछा जा सकता है। इन पंक्तियों में लेखक कह रहा है कि उसकी जो आंखें हैं आसमान की ओर देख रही थी और उसका जो मन है वो आकाश में उड़ने वाली पतंग में लीन था, उसी में खोया था, जो कट कर धीमी चाल से झूमती हुई पतन की ओर जा रही थी। पतंग कटती है तो क्या होता है, कट गई, अब उसका पता नहीं वो कहाँ जाकर गिरेगी और किसके हाथ लगेगी या कट फट जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति होता है, जब वो ख्यालों में डूबा रहता है तो वो पतन की ओर बढ़ता चला जाता है, वास्तविकता को नहीं समझता है तो पतन की ओर बढ़ रहा होता है। कहाँ गिरेगा कुछ पता नहीं है और कैसे कितने नुकसान झेलने पड़ेंगे कुछ नहीं पता, अर्थात नीचे गिर रही थी। उस समय आकाशगामी पतंग ऐसे प्रतीत होती मानो कोई आत्मा जो है वो स्वर्ग से अलग होकर धरती पर नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, अर्थात जन्म लेने जा रही हो। ठीक वैसा ही हाल लेखक का भी था। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे जो छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, आपके जो लेंदी क्वेश्चंस है वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। जरूर पढ़ें, समय से पढ़ें और बार बार पढ़ें, जिससे कि आप अच्छी तरीके से प्रश्नों को समझ सकें, ना कि रट्टा लगाए। जैसा कि पाठ में भी आपको बताया गया है कि चीज़ों को समझना ही ज़्यादा बेहतरीन रहता है हमारे लिए। और इसी तरीके से पढ़ते रहें, अपने दोस्तों से इसे ज़रूर साझा करें यानी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके कुछ किसी अन्य जो पार्ट है उनके प्रश्नों उत्तरों के साथ या फिर उनकी इलेबरेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा, और अगर आपको हेल्प कर रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना